वेलकम स्टूडेंट्स। लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, लेक्चर थर्ड मैग्नेटिज्म का। ठीक है, इससे प्रीवियस में हमने बायो-सेवर्ट लॉ की जो एप्लीकेशन डिस्कस की थी, स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर जो था उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया था। आज हम जो करेंगे वो लूप के रेस्पेक्टिवली करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। और उसमें भी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के रेस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो जैसा कि अपने ऊपर लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं। ठीक है, और ये इसमें हम इसका एक जनरल केस लेंगे, इसके एक्सिस पे फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट एक्सिस, एट इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये ए रेडियस का सर्कुलर लूप है, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर, इसकी एक्सिस पर, जो इसकी एक्सिस इस तरीके से है, इस एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर हमने को पॉइंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो जब हम बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो हमने एक स्मॉल सेगमेंट लेते हैं। तो ये स्मॉल सेगमेंट है जिसको हमने कहा डेल एल। इसका रेफरेंस, इसके रेफरेंस पे जो इसके रेस्पेक्टिवली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस एलिमेंट के रेस्पेक्टिवली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, वो ये होगा, दैट इज डेल। उसका रीजन ये है, लूप है, आर्क है, ठीक है, एलिमेंट है। अब अगर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो पता है कि मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से क्रॉस आउट होती है, इस तरीके से, इस तरीके, वहां उस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑलमोस्ट बेंड करती हैं, कर्विंग होती है। तो ये कर्विंग ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें उन कर्व लाइन पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये लूप है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऐसे होंगी, कुछ ऐसे कर्व होंगे। अब हमें ये एक्सिस पर कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट देखें, मैग्नेटिक लाइंस देखें, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तभी तो पता चलेगा। तो वही पॉइंट है, उसी तरीके से हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए और उसी के रेफरेंस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आया है। अब करंट की डायरेक्शन है, करंट कैसे भी हो सकती है इसके अंदर। अगर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी, इस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन थी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से उस तरफ आएगा। इसी तरीके से एक एलिमेंट इधर मान लेते हैं, दैट इज डेल एल। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज डेल बी। क्योंकि आइडेंटिकल माने हैं तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड जो डेल बी है वो आइडेंटिकल है। अब अगर हम बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करें तो उससे पहले ये डिस्टेंस और निकालने, दैट इज इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आर। तो आर जो होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अब बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक, तो डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये सभी को स्टेटमेंट पता है। तो यहाँ पर अगर, क्योंकि हम ये एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमने निकाला है, ठीक। दूसरी चीज, थीटा यहाँ पर है, ये थीटा है, ये थीटा है, इसी तरीके से ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। तो ये बायो-सेवर्ट लॉ है। अब अगर हम देखें, ये दो वेक्टर हमारे दिखाई दे रहे हैं,
दो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहे हैं दो एलिमेंट की वजह से। तो इनको अगर हम वेक्टरली रिजॉल्व करें तो उसको हम कुछ सेपरेटली यहाँ दिखा देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस पोर्शन को दिखा रहा हूँ मैं। तो इस पोर्शन में कुछ ऐसा है, डेल बी दैट इज थीटा, इसी तरीके से डेल बी थीटा। इनको अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाए तो ये आपका डेल बी साइन थीटा, सिमिलरली इसका कंपोनेंट भी डेल बी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट डेल बी कॉस थीटा, ये एक कंपोनेंट डेल बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इन मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं। हर इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, इसका डेल बी साइन थीटा है, डेल बी कॉस थीटा, इसका डेल बी साइन थीटा है। तो ये वाले दो कंपोनेंट, देयर आर टू कंपोनेंट of each del b, ठीक। हर डेल बी के दो कंपोनेंट है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के। तो पहला है डेल बी कॉस थीटा। क्या करेंगे डेल बी कॉस थीटा? डेल बी कॉस थीटा कंपोनेंट कैंसल आउट टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है। मैग्नीट्यूड में क्यों सेम है? करंट, दोनों में करंट एक ही अमाउंट की है, ठीक है। डिस्टेंस सेम है, तो सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ देखें तो ये कांस्टेंट, ठीक है, ये वाली टर्म्स कांस्टेंट, ठीक। डेल एल वही लेंथ है, वही डिस्टेंस है, ये भी कांस्टेंट। इसी तरीके से आई वही अमाउंट है, एंगल भी सेम है। तो यानी कि डेल बी के जो कंपोनेंट है मैग्नीट्यूड में सेम है डेल बी वाले, और डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो जो हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा साइन थीटा कंपोनेंट से। दूसरा कंपोनेंट जो है डेल बी साइन थीटा कंपोनेंट्स गिव रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे चलते हैं। तो देखिए साइन थीटा कंपोनेंट क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो कैंसिल आउट कर दिया। तो ये मेन फैक्टर आ गया जो मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेल बी डैश मान लिया रिजल्टेंट को हमने, ठीक है, इज इक्वल टू डेल बी साइन थीटा प्लस डेल बी साइन थीटा। क्लियर? तो इस तरीके से दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो दैट इज डेल बी डैश इज इक्वल टू 2 डेल बी साइन थीटा। अब यहाँ पर हमें डेल बी की वैल्यू चाहिए और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखिए वहां पर ये जो डेल बी है, इस डेल बी का हम क्या जानते हैं, पहली इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। बायो-सैवर्ट लॉ, तो बायो-सैवर्ट लॉ कह रहा है कि डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डेल एल साइन फाई मान लेते, या इनको हम फाई मान लेते, जो भी आप चॉइस में रखें, ठीक है। तो हमने इसको फाई मान लिया, साइन फाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा। लूप के ये लेंथ ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये वाले लूप अगर लेंथ देखेंगे तो ये वाली लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी कि डेल एल और आर के बीच में हमेशा 90 का एंगल होगा। तो यानी कि थीटा इज 90 बिटवीन डेल एल एंड आर, ठीक। इसीलिए यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास डेल बी डैश है, डेल बी 2 डेल बी साइन थीटा, और डेल बी की वैल्यू आपको अभी निकाली है। डेल बी इक्वल टू क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम है
जो डेल बी है वो है म्यू नॉट आई, ठीक, डेल एल साइन फाई पाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, अभी मैंने बताया 90 डिग्री है, तो डेल बी की वैल्यू आपके पास आ गई म्यू नॉट आई डेल एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो डेल बी डैश इक्वल टू आ गया 2 इंटू म्यू नॉट आई डेल एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। साइन थीटा देखिए, साइन थीटा अगर हम यहाँ से निकालें, साइन थीटा इस ट्राइंगल से जो शो हो रहा है, तो मान लेते हैं या डायरेक्ट निकाल देते हैं ऐसी, दैट इज साइन थीटा परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू रख दी ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये वाली वैल्यूज अब डेल बी डैश इक्वल टू आ गया 2 म्यू नॉट आई ए डेल एल अपॉन 4 पाई आर की वैल्यू दे रखे, तो आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर? तो डेल बी डैश आ गया, डेल बी डैश इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई ए डेल एल अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। क्लियर? ये वन सिंगल टर्न लूप के लिए। क्लियर हो गई बात? तो ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर क्योंकि आगे करेंगे हम इसे। तो आई थिंक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, तो जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये सिंगल लूप के लिए, ठीक है। तो ये दिस इज, और वो भी सिंगल लूप के ये दो एलिमेंट के रेस्पेक्टिवली मैग्नेटिक। तो डेल बी डैश इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई डेल एल ए डेल एल अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों के रेस्पेक्टिव पूरे लूप के रेस्पेक्टिवली चाहिए। तो इक्वेशन सेकंड मान लिया, तो हम क्या करेंगे, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम। अब देखिए इसमें दो तरीके हैं, चाहे तो आप एक ही एलिमेंट के रेस्पेक्टिवली पूरे को रोटेट कर दीजिए 0 से 2 पाई आर, क्योंकि दो एलिमेंट इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व है, तो इसीलिए जो इसकी लिमिट होगी वो 0 to पाई आर पाई। ठीक है, क्योंकि हम दो बार ट्वाइस कर चुके हैं, या तो आप 2 हटा दीजिए और पूरा 2 पाई ए कर दीजिए, तो डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, तो इसलिए डेल बी डैश इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई ए, जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज ले लीजिए 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, सब कांस्टेंट है इंटीग्रेशन लूप में, दैट इज डेल। तो जब इसको करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये बी आ गया, ये आ गया 2 म्यू नॉट आई ए ऑन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ से आएगा पाई ए। तो b इक्वल टू आ गया 2 से आप कैंसिल आउट कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अगर ये कॉइल हो, अभी ये लूप है, सर्कुलर लूप है, अगर हम कॉइल की बात करें तो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, तो यही लूप कॉइल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इधर कर रहा हूं उसे। फॉर कॉइल ये लूप था, फॉर कॉइल, कॉइल क्या करती है, हैव
n नंबर ऑफ टर्न्स उसके पास है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है n टाइम हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन आपके लिए आ गया, ठीक है। अब इसमें स्पेशल केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं स्पेशल केस? एक्सिस पे ना हो के उसके सेंटर पे हमने पता करना है। कॉइल की कर लें, लूप की कर लें। तो फर्स्ट अगर कॉइल है तो उसके एक्स सेंटर पर, एट सेंटर, तो सेंटर पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि जब इस डिस्टेंस को ये पॉइंट यहां लाई कर जाएगा तो एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर की पावर 3/2। सिंप्लीफाई कर लिया तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब। ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में बचेगा आपके पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ठीक है। और यही एक्सप्रेशन अगर लूप के लिए हो, और लूप में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। ये एट द कॉइल, फॉर द कॉइल। इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है फॉर लूप, क्लियर। तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। अब इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करें कि भाई कैसे वेरिएट करता है सेंटर से वाइडर होने पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरिएट करता है, तो उसके लिए हम देखो डायग्राम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए डायग्रामेटिकली अब देखें अगर इस वाले टर्म्स को, तो ए भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, वेरिएट क्या कर रहा है, एक्स है, एक्स बदल रहा है, एक्स का वेरिएशन आ रहा है। तो एक्स का वेरिएशन आप चाहे प्लस रखें या माइनस रखें, एक्स यहाँ पर स्क्वायर है, तो चाहे एक्स की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, यानी कि चाहे आप कॉइल के इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, आइडेंटिकली वेरिएशन होगा। तो कॉइल हमने यहाँ ले ली, कॉइल हमारे सेंटर पर है, ठीक, ये कॉइल है, और इससे इस तरफ अगर हम वेरिएट करते हैं तो आप ध्यान देखें जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, ये टर्म जैसे जैसे बढ़ेगी बी घटेगा, ठीक है। और बी घटने का अभी मैंने प्रोसेस बताया, जैसे बी घटेगा तो बी क्या होगा, एक कर्व फॉर्म में बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। अगर हम यहाँ इस पूरी टर्म्स को देखें, एक्स को और नीचे ले लें इस तरफ, अगर इसको इस तरीके से ले लें फैक्टर को, तो ऐसा किया जा सकता है। इसमें बाकी सब टर्म को कांस्टेंट मान लिया, प्रोपोर्शनल टू सब कांस्टेंट है, और ये 1 अपॉन ये वाली टर्म्स अगर आप इसमें से कॉमन लेना चाहें तो कॉमन इसमें से क्या आएगा, इसमें से कॉमन ए स्क्वायर अपने कॉमन ले लिया बाहर, तो ए स्क्वायर इंटू 3/2, ठीक, अंदर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 3/2। ये भी हमने कांस्टेंट में डील कर लिया। तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक। अब जो ये टर्म है, देखिए इस टर्म्स के जैसे जैसे एक्स को बढ़ाएंगे, ये वाली टर्म्स इसके रेस्पेक्टिवली 1 के रेस्पेक्टिवली बढ़ेगी, ठीक है। और प्लस है क्योंकि, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर बढ़ेगा, और जैसे जैसे पूरा फैक्टर इंक्रीज करेगा b डिक्रीज करेगा अगर x इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है, और वो कर्व फंक्शन होगा। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें डायग्राम, तो डायग्राम कुछ इसका ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। और क्योंकि हम x को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, अगर आप इन्फिनिटी चले जाएंगे, इन्फिनिटी, तो डिफाइन नहीं होगा फंक्शन, तो इसीलिए कभी भी ये इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए दिस इज x,
माइनस एक्स, दोनों ही केस में एक ही जैसा नेचर होगा। और यहाँ पर ये वो केस है जहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो है, और ये मैंने पहले ही बताया अगर यहाँ x जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम होगा। एट x इज इक्वल टू जीरो b इज मैक्सिमम। क्यों होगा? क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे जो डिनोमिनेटर है वो सबसे कम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और उसके रिस्पेक्टिव ये सबसे ज्यादा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इज x इक्वल टू जीरो पर b क्या होगा? b मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? b मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दीजिए x इक्वल टू जीरो, अभी निकाला हमने, ठीक है। तो b की वैल्यू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जब x जीरो यानी कि सेंटर पर, जो सेंटर, तो कॉइल लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके सेंटर पर मैक्सिमम होता है। क्लियर होगी बात? बाकी अगर उससे उसके एक्सेस से आप डिस्टेंस मेंटेन करते जाएं या लेफ्ट या राइट साइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, रिड्यूस करेगा, उसका नेचर कुछ ऐसा होगा, कर्व ऐसा होगा। तो ये बायो-सेवर्ट लॉ की सेकंड एप्लीकेशन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो अच्छे से कर लें इसको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब एम्पियर सर्कुलर लॉ पे बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।